चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने आखिरकार 480 दिन बाद अपनी 34 सदस्यों की नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सिर्फ 2 विधायकों कैलाश वर्मा बगरू विधायक और विराटनगर के विधायक कुलदीप धनखड़ को प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर जगह दी गई है। हालांकि कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री में किसी विधायक सांसद को शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर युवाओं को भरपूर मौका दिया गया है। तो वहीं जालोर, जोधपुर, बाड़मेर जैसे जिलों से किसी चेहरे का नहीं होना भी प्रदेश में चर्चाओं में है। आखिरकार ये नई टीम कितनी मजबूत है और मदन राठौड़ की ये नई टीम, इसके मायने क्या हैं, आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने लंबे समय के इंतजार आखिरकार प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इसमें कुल 34 नाम शामिल हैं। कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 4 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ताओं की घोषणा की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले 10 उपाध्यक्ष काम कर रहे थे। अब पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहूर, हकरू माइडा, अलका मुंद्रा और सरिता गेना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे शामिल किए गए। नाहर सिंह जोधा, मुकेश दादीज, डॉक्टर ज्योति मिर्धा को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। एक कार्यकर्ता के रूप में मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए जो जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का आभारी हूँ। पहले भी जब भी संगठन ने कोई मेरे को जिम्मेवारी दी है तो सत्यानिष्ठा से निभाने की कोशिश की है और अब भी पार्टी जो भी कार्य हमें देगी पूरी ईमानदारी से सत्यानिष्ठा से काम करेंगे। इस बार बीजेपी ने संगठन के काम में विधायक सांसदों की जगह पार्टी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। ऐसे में मौजूद विधायक और सांसदों में से कुछ को मंत्रिमंडल और कुछ को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जा सकता है। हम सब प्रपोजल्स बना के भेजते हैं। उसमें कुछ पुराने कार्यकर्ता होते हैं, कुछ नए भी होते हैं। ये दायित्व बदलता है और वो दायित्व जो भी जिसको मिला है वो अपने दायित्व पर खरा उतरेगा, काम करेगा। कांग्रेस ने बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर से बीजेपी ने कार्यकारिणी बनाई, लेकिन इसमें सभी वर्गों को जगह नहीं मिली। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या ये कार्यकारिणी जल्दबाजी में बनाई गई है। कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा करके संकेत दे दिया था कि वो आगामी चुनाव के लिए कमर कस रही है। बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते यही बात याद आती है जब लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी जो घोषित हुई उसको देखते हैं। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि इतने लंबे अरसे तक चिंतन मनन करने के बावजूद प्रदेश के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व इस कार्यकारिणी में क्यों नहीं मिला। मदन राठौड़ की नई टीम नई ऊर्जा के साथ जिम्मेदारी उठाएगी और आगामी निकाय पंचायत चुनाव में उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस की टीम भी उत्साह के साथ मैदान में है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी की नई टीम वर्सेस कांग्रेस का नया फॉर्मूला, इसे लेकर के, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्षों का ऐलान किया गया और अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की नई टीम का ऐलान। तो ऐसे में दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या कितनी मजबूत टीम जो है दोनों तरफ से हो रही है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2, 2028 की तैयारी, नए पुराने का मिश्रण भारी। कुछ पुराने लोगों को फिर से रिपीट किया गया है और कुछ नए लोगों को भी इसमें जगह दी गई है। कुल मिलाकर के क्या ये 2028 की तैयारी है, क्योंकि युवाओं की भरमार है इस लिस्ट में, युवाओं को भरपूर मौका दिया गया है। सवाल नंबर 3, बीजेपी के स्पेशल 34 क्या कांग्रेस को चुनौती पेश कर पाएंगे, इस पर भी आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि मदन राठौड़ की नई टीम अब सबके सामने है और अपने अपने स्तर पर इसका विश्लेषण भी हो रहा है कि किस इलाके से कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया, जातीय समीकरण इसके भीतर किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, महिलाओं को कितना मौका दिया गया है, युवाओं को कितनी भागीदारी दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि सांसद और विधायकों की का जो प्रतिनिधित्व इस तरह से प्रदेश कार्यकारिणियों में पहले देखने को मिलता था, उसमें क्या
कितनी कमी आई है और इसके मायने क्या हैं, जरा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ। शैलेश कौशिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर राकेश गोयल हैं, विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और मित्तल साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा। कैसे देखा जाए मदन राठौड़ की नई टीम को? कहा यह जा रहा है कि एक लंबा इंतजार, 480 दिन बाद नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है, तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए हेमंत, इसमें जो आपने दिन गिन के बता दिए कि 480 दिन बाद क्या नाम से ये कार्यकारिणी आई है, तो स्वाभाविक है कि एक लंबा समय गुजर गया। उसके बाद आई सीपी जोशी जी के बाद में मदन राठौड़ बने, लेकिन मदन राठौड़ ने अपनी कार्यकारिणी 480 दिन बाद आज उसको घोषित किया है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख आपने भी किया कि अभी संगठन महासचिव नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महत्वपूर्ण जो पद माना जाता है, जिसको क्या नाम से अध्यक्ष के समकक्ष माना जाता है, वो पद अभी भी क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के अंदर रिक्त है। हमने देखा जो चंद्रशेखर थे उनके बाद में अभी तक भी नया कोई भी संगठन महामंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता के तालमेल के बीच में जो जरूरी होता है वो संगठन महासचिव का पद होता है। अब वो संगठन महासचिव क्यों नहीं बनाया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या नाम से ये बात सही है कि कोशिश की गई है इस बात की कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, सांसद और विधायकों को इससे दूर रखा जाए। और जो मैंने इसका अध्ययन करा वो क्या नाम से ये कि इसमें जो जिन लोगों को देखिए ड्रॉप भी किया है, जिन लोगों को हटाया गया है, उसमें ओम प्रकाश बढ़ाना है, दामोदर दास अग्रवाल है, जितेंद्र गोठवाल है, संतोष अहलावत है। इनमें से जो ये अधिकतर क्या नाम से महामंत्री रहे, और संतोष अहलावत को छोड़कर बाकी सबके पास पद है। दामोदर अग्रवाल के पास सांसद का पद है, देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष का जो है वो ओम प्रकाश बढ़ाना के पास है, और जितेंद्र गोठवाल जो चूंकि विधायक पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल जो प्रदेश उपाध्यक्ष थी पहले, उनका नाम भी नहीं है। हाँ, उनका नाम भी नहीं है। और इसी हेमंत, इसी प्रकार जो मैंने इसमें देखा कि जैसे सीआर चौधरी को भी हटाया और अजयपाल सिंह जी को भी क्या नाम से हटाया गया। अब सीआर चौधरी को जैसे पता है किसान आयोग के वो अध्यक्ष बन चुके हैं, और ये शायद इंतजार में अजयपाल सिंह जी की उनको भी कोई पद क्या नाम से मिल जाएगा। इसी प्रकार जो रिपीट किए गए, देखिए रिपीट के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि दोबारा उनको शामिल किया गया। उसमें ज्योति मिर्धा शामिल है, नारायण सिंह शामिल है, मुकेश दादी शामिल है, सरवण सिंह बागड़ी शामिल है, मिथिलेश गौतम। देखिए मिथिलेश गौतम के बारे में चर्चा करें तो मिथिलेश गौतम अजमेर के और पहले वो महामंत्री थे, अब उनको पदोन्नत करके क्या नाम से, पहले मंत्री थे उनको पदोन्नत करके उनको महामंत्री बना दिया है। इसी प्रकार भूपेंद्र सैनी और आईदान सिंह को भी क्या नाम से रिपीट किया गया। कुल मिला के कहा जा सकता है जैसे 9 तो इन्होंने उपाध्यक्ष बनाए, 4 महामंत्री बनाए, जबकि 5 महामंत्री होने चाहिए। एक संगठन महामंत्री का पद अभी भी इसमें क्या नाम से रिक्त रखा गया है, और 7 मंत्री बनाए गए। और नए लोगों में जैसे नाम आपने गिनाए सारे लोग नए लोगों के नाम भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें लेकिन महामंत्री में आपने एक नाम छोड़ दिया मित्तल साहब, जो श्रवण सिंह बगड़ी है, वो कामयाब रहे लगातार महामंत्री में, उनको रिपीट किया। हाँ, उनका नाम जरूरी है बागड़ी साहब का नाम जरूरी है। और जैसे क्या नाम से कोषाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की बात है, सह कोषाध्यक्ष की बात है, जो महाजन वर्ग से वैश्य वर्ग से आते हैं उनको उसके अंदर शामिल किया गया। मैं कह सकता हूं कि ये जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की नजर में संतुलित कार्यकारिणी इसको कहा जा सकता है। और जहां तक प्रवक्ताओं का सवाल है, मेरा ये मानना है कि 2 इसमें विधायक शामिल, प्रवक्ता में कुलदीप धनखड़ और एक का नाम से और है जो विधायक के रूप में शामिल, लेकिन प्रवक्ता को हम क्या नाम से प्रदेश पदाधिकारी की श्रेणी में नहीं मान सकते। तो इसलिए इसमें क्या नाम से जिस तरीके से महिलाओं को भी शामिल किया गया है, अजमेर से जो क्या नाम से सरिता ज्ञाना है उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो कुल मिला के लेकिन आपके इधर मारवाड़ में चलो तो जोधपुर छूट गया लगता है, ऐसा लगता है मित्तल साहब। जोधपुर का कोई नाम आपको दिखाई दे रहा हो, या बाड़मेर का कोई नाम दिखाई दे रहा हो, या जालोर का कोई नाम इसमें दिख रहा हो सकता है क्षेत्रवाद के हिसाब से मैंने इसको नहीं देख पाया है, लेकिन मेरा क्षेत्रवाद के हिसाब से नहीं, आपको तो इसमें जातिवाद के हिसाब से भी देखना पड़ेगा मित्तल साहब। हाँ, जातिवाद के हिसाब से तो ठीक ठाक सा है। देखिए हर एक को प्रतिनिधित्व दिया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया, जातिवाद के हिसाब से सभी को प्रतिनिधित्व दिया है। जातिगत समीकरणों पर खरी उतरती है आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय समीकरणों में थोड़ा सा असंतुलन दिखाई देता है। महिलाओं की भागीदारी को लेकर बीजेपी लगातार बात करती रही है, तो क्या महिलाओं को भरपूर भागीदारी मिली है? 34 के हिसाब से अगर आप प्रतिशत महिलाओं का निकालें, वो कह रहे थे हम संगठन में भी उतना आरक्षण देंगे, उनको प्रतिनिधित्व देंगे। 33% का 33% कहने की बात दिखता है, 33% नहीं, 33% तो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, 33% तो नहीं। 9 के आसपास होती तो 33%
होता। हाँ जी। हाँ। और इसमें कोई महामंत्री भी महिला नहीं है। महामंत्री भी महिला नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी महिला के पास नहीं। जी। हाँ लेकिन हाँ आपने एक जिक्र किया ज्योति मिर्धा का। ज्योति मिर्धा कामयाब रही वापस जो है हाँ इसमें जो हाँ है शामिल होने में। एक और बहुत शामिल महत्वपूर्ण होने। बात है मित्तल साहब, इसमें किसी सांसद का नाम नहीं दिखता है या मुख्य कार्यकारिणी में किसी विधायक का नाम। सांसद और विधायकों को दूर किया गया, इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि जो कार्यकर्ता है उनको क्या नाम से अवसर दिया जावे। और जिन ऐसे देखिए सांसद को हटाया गया, बल्कि दामोदर दास अग्रवाल को तो क्या नाम से हटा दिया गया। सही अच्छी बात भी है कि आपको क्या नाम से जब आप ये कहते हैं एक पद एक सिद्धांत पे चलते हैं, तो उसमें मेरा ये मानना है कि सांसद विधायकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जी। राकेश गोयल साहब, आप इसे कैसे विश्लेषक के तौर पर देखते हैं? पूरी कार्यकारिणी को कितनी संतुलित, कितनी मजबूत? देखिए अमन जी, जो कार्यकारिणी बनाई है इसमें पूरे जातिगत समीकरणों को देखते हुए, और मुझे लगता है खासकर युवाओं को बड़ा इसमें मौका दिया गया है। युवा और जो मध्यम एज वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा हैं, और जो ज्यादा एज वाले थे उनको उनकी नियुक्ति नहीं की गई है। और ये एक अच्छा है, युवाओं का जोश मैं ये देख रहा हूं जो है कि वो- ये 30 से लेकर के 45 तक की झलक इसमें स्पष्ट तौर पर दिखती है, आयु वर्ग की बात अगर हम बिल्कुल। करें। और खासकर इसमें महिलाओं को भी अच्छा मौका दिया गया है, और उनको पूरा, चाहे उपाध्यक्ष पद से था चाहे प्रवक्ता के लिए, वो नियुक्तियां जैसे स्टेफी चौहान है, चाहे राखी राठौर है, इनको इस तरीके जितने भी युवा है, चाहे ज्योति मिर्धा है, महिलाएं हैं। और इसमें सबसे बढ़िया जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है कि हर वर्ग को, चाहे वो जाट वर्ग से आते हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो वैश्य महाजन समाज के हैं, चाहे किसी और उसके, सबको मौका दिया गया है। और बैलेंस तरीके से ये कार्यकारिणी बनाई है। और मुझे लगता है इस कार्यकारिणी को बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके पंचायत निकायों के चुनाव होने हैं, उसके अंदर उसको उसको पूरे तरीके से अपने पक्ष में लाने के लिए इस युवा टीम को, जो 34 नए लोगों की नियुक्ति की गई है, 34 लोगों को नियुक्त किया गया है, ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथ इसके अंदर प्रवक्ता हैं जो कि अपनी राज्य सरकार की बातें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उपाध्यक्ष हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए मंत्री और महामंत्रियों की नियुक्ति की गई है। मुझे लगता है संगठन को और मजबूती की तरफ ले जाने का एक कार्य करेंगे। युवा है, नए चेहरे भी इसके अंदर है, और पुराना अनुभव भी है। एक मिश्रण कर दिया है भाजपा ने, और जिससे कि संगठन को और मजबूत करा जाए। और शायद उनका टारगेट अभी जो निकाय और पंचायत आप चुनाव कह है रहे हैं उसको कि लेकर ये जो कार्यकारिणी है लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट हैं, उस आधार पर हमें लॉन्ग टर्म देखना इम्पैक्ट चाहिए। है। इतने दिन बाद ये लगभग 500 दिन होने को आया है, लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और बार बार इस पे सवाल भी उठाए जा रहे थे, और उन सब पे प्रश्न चिन्ह पे विराम लग गया इस कार्यकारिणी के आने से। और शायद कुछ और नियुक्तियां भी इसमें फर्दर आगे ऐड हो जाएंगी। तो मुझे लगता है शायद एक मजबूत संगठन की तरफ ये जा रहे हैं, और अच्छा है। लोगों को, नए लोगों को भी अच्छा मौका दिया गया है, युवाओं को अच्छा मौका दिया है। जी। आर्य साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आज जिन्होंने घोषित किए हैं उनकी टिप्पणी पहले होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि शैलेश कौशिक साहब बताइए कि मित्तल साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, कितनी मजबूत है ये कार्यकारिणी और इसके मायने क्या हैं सर? देखिए हेमंत जी, आप भी, मित्तल साहब भी और राजेश जी जिस तरीके से कह रहे थे कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे यहाँ एक स्वस्थ परंपरा है नए कार्यकर्ताओं को आगे लाना, तैयार करना और जिम्मेदारी दायित्व देना। उसी के अनुसरण में एक अनुभव की और युवा टीम का एक सामंजस्य इस टीम के अंतर्गत दिखता है, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाया गया है जो निश्चित रूप से संगठन की योजनाओं को, कामों को, सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने में संगठन और सरकार के समन्वय के बीच में काम करेंगे। अब जहां तक बात आती है कि इसमें कितना किसका कोटा है, तो हम निश्चित रूप से एक चीज में विश्वास रखते हैं कि महिला, किसान, युवा और नारी, चार जातियों में विश्वास रखते हैं। उन सबका प्रतिनिधित्व, आप किसान वर्ग से भी प्रतिनिधित्व है, महिला से भी है, युवा वर्गों का प्रतिनिधित्व है। तो जो मोदी जी कहते हैं चार जातियों का समन्वय भारतीय जनता पार्टी देश में देखती है, और चारों जातियों को इसमें निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है। युवाओं को, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी आप कह रहे थे कि लगभग 480 दिन, 500 दिन। देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे वो 22 फरवरी 2025 को निर्वाचित हुए थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। उससे पहले उन्हें दायित्व सौंपा गया था, नियुक्त किया गया था। उनका निर्वाचन की प्रक्रिया फरवरी 2025 में हुई थी, और उसके बाद लगातार कई चुनाव, और एक संगठन की जो आधारित होती है, टीम को बनाना, समन्वय के साथ बनाना, उसके बाद प्रदेश स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से इसके साथ अनुमोदन कराना, और उसके अंतर्गत एक बेहतर टीम राजस्थान के लिए दी गई है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सत्ता और संगठन का बेहतर समन्वय इसमें दिखेगा, और राजस्थान की जनता के लिए सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम करेंगे।
बिल्कुल आर्य साहब, बीजेपी की नई टीम कांग्रेस को भरपूर चुनौती देगी, युवा चेहरों की भरमार है। देखिए हेमंत जी, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी घोषित हुई है उसको हमारी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। जिनको भी मौका मिला है उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं, और जो इस कार्यकारिणी में नहीं आ पाए उनके लिए भी आशा की भविष्य में वो आएंगे। लेकिन इसके साथ ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि 18 अगस्त 2025 को बीजेपी की एक कार्यकारिणी की जो सूची थी, प्रदेश कार्यकारिणी की सूची वायरल हुई थी और लीक हुई थी, और अधिकतर नाम वही हैं। और उस वक्त जो सूची लीक हुई थी तो उसमें ये कहा था कि आंतरिक गुटबाजी है, इस चक्कर में उसको वो जारी नहीं हुई, मतलब वो लीक हो गई थी, कंप्यूटर से हुई, किससे हुई भगवान जाने जी। और उसके अलावा 1 अगस्त 2025 को जयपुर शहर की भी सूची जारी हुई थी। उसके अंदर भी 34 पदाधिकारियों की सूची थी, उसमें 22 जो पदाधिकारी थे उनके आगे लिखा हुआ था किसके सिफारिश से। तो ये तो भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र है कि यहाँ पे सूचियां भी बनती है तो वहां पे एक्सेल सीट के अंदर किसके रेफरेंस से या किसकी सिफारिश से आते हैं तो वो वहां लगाया जाता है। वैसे सिफारिश से तो हर जगह मौका मिलता है, लेकिन ये अलग बात है कि आपका चातुर्य इसमें ज्यादा है कि आप इसमें लिख के नहीं रखते हो किससे सिफारिश से आते हो। सर मैंने जो बात कही आप उसको सुनिए। अब दूसरी बात ये कि हमारे भाई शैलेश जी कह रहे थे कि साहब युवा, महिला, किसान और नारी। अरे भाई आप SC/ST को भूल गए क्या? SC/ST एक बड़ा वर्ग है, OBC एक बड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक एक बड़ा वर्ग है। अल्पसंख्यकों में भी वो तमाम जो जातियां आती है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे उसके अंदर सिख हो, चाहे उसके अंदर जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, तो वो तमाम जातियां आती है। तो ये जातियां भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर पता नहीं है तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम किसी भी भेदभाव के बिना अपने लोगों के साथ में वो करते हैं। तो आप देखिए, आपकी नहीं आवाज आ रही है, आप चाहे कितना ही डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूं। आप सुनिए मेरी बात, आप मत बोलिए बीच में। मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप जब बोले थे मैं नहीं बोला था। मैं आपको सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए, क्योंकि उससे सुनने में आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। आप जिस तरीके से जातिगत समीकरण साधने की बात करते हो, लेकिन जब देने की बात आती है तब SC/ST को आप कुछ नहीं देते या झुंझुना पकड़ा के बिठा देते हो, तो ये तरीका ठीक नहीं है। ना तो आप मंत्रिमंडल में कोई ढंग की पोजीशन देते हो और ना ही कहीं पे आप उनको कोई अच्छा देते। सीनियरिटी का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता, सीनियर लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। तो ये आपके यहां की प्रॉब्लम है। और अब तो 3 साल बचे हैं, जब चुनाव होंगे जब देख लिया जाएगा। आप तो अब यहां से काउंटडाउन शुरू ही मानिए। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है, वो कितने मजबूत है, कितनी अपनी बात को सत्ता से या संगठन से मनवा पाते हैं, ये तो अब SP मित्तल जी कह ही रहे थे कि साहब संगठन महामंत्री का पद ही खाली पड़ा है, तो सत्ता और संगठन के बीच में महामंत्री है ना, संगठन महामंत्री का पद खाली की बात नहीं की उन्होंने महासचिव के लिए बोला था, महासचिव नहीं है। नहीं, महामंत्री की बात करी है। नहीं, महामंत्री है ना सर, महामंत्री 4 महामंत्री हैं लिस्ट में। नहीं, देखिए संगठन महामंत्री का जो पद होता है ये अलग है। ये जो महामंत्री है कार्यकारिणी का है, वो वहां से प्रदेश का महामंत्री आता है जो दिल्ली से भेजा जाता है और RSS से आता है वो। अच्छा, ये शैलेश जी, जैसे पहले चंद्रशेखर जी थे वैसी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा शैलेश जी देखिए हेमंत जी, अभी तमाम तरीके की बातें की मेरे साथी कांग्रेस के पैनलिस्ट ने। जरा राजेंद्र आर्य साहब ये तो बता दीजिए, हम अपने संगठन की बातों का जवाब दे दूंगा। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ तो नियुक्ति हो गई और नियुक्ति के बाद अभी तक आप देखिए सुबह से लगभग 10 घंटे से ऊपर हो गए, एक बाद विवाद किसी नियुक्ति में नहीं आया। आपकी स्थिति देखिए, धौलपुर के जिलाध्यक्ष बनाई, उन्होंने 1 महीने पहले लिख के दे दिया था कि मुझे जिलाध्यक्ष मत बनाइए। दौसा के विधायक ने कहा कि आपने किस आदमी को बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री के जिले में शहीद जो पूर्व जिलाध्यक्ष पहले का था, उसके बाद कार्यकर्ताओं का आपका विरोध। धौलपुर के जिलाध्यक्ष का लेटर पहले का था, 1 महीने पहले का था, वो उसके बाद नियुक्ति हुई है। उनके ऊपर भरोसा, उनकी जो चिंताएं थी उनको चिंता का निवारण किया, उनकी चिंताओं का निवारण करने के बाद नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि भाई मैं संसाधन वगैरह से सक्षम नहीं हूँ, तो उनकी चिंता का निवारण किया प्रदेश संगठन ने कि नहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं।
हमारी फौज है। हम नहीं, आपके जयपुर साथ शहर खड़े में हैं, भी तो नहीं, आप आरिफ लेकिन साहब, अपनी जयपुर संविधान संभालिए। शहर में भी तो नहीं घोषित कर पाए ना आप इस राजनीति के चलते। नहीं, जयपुर शहर में हो जाएगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी 5 लोगों की वैकेंसी पड़ी है, तो आने वाले 5-7 दिन में हो जाएगी नियुक्तियां। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने रिकॉर्ड समय में नहीं, लेकिन एक सवाल मैं शैलेश जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि एक तो इसके पीछे की क्या वजह है कि किसी विधायक सांसद को मौका नहीं दिया मुख्य कार्यकारिणी में। प्रवक्ता के तौर पर जो है कैलाश वर्मा को कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका नाम चल रहा था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, युवा नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, संसदीय सचिव, उनको निपटा दिया प्रवक्ता बना करके। वैसे ही विधायक तो प्रवक्ता ही होता है पार्टी का। देखिए हेमंत जी, सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग चैनल हैं, दोनों अलग अलग दूरी हैं। सत्ता के माध्यम से विधायक महोदय को ज्यादातर ये अपने क्षेत्र में काम करना पड़ता है, अपने क्षेत्र में, और संसद के सदस्य भी अपने क्षेत्र में रहते हैं या संसद में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे युवा कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता जो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लगातार संगठन का काम कर रहे हैं, जो वैचारिक रूप से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आगे लाया गया है। और उनको आगे लाकर संगठन की जिम्मेदारी अलग लोगों को, सत्ता की जिम्मेदारी अलग लोगों को, विधायक हो, सांसद हो, उनके अनुभव का लाभ संगठन में, सत्ता दोनों में लिया जाएगा। और जहां तक बात कर रहे थे आप कैलाश वर्मा जी पूर्व प्रवक्ता रहे, रामलाल शर्मा जी पूर्व में प्रवक्ता रहे, अभी भी प्रवक्ता रहे, जो धनखड़ साहब प्रवक्ता रहे। तो प्रवक्ता और विधायक जो कि क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन एक बेहतर तालमेल ये है कि हमारे ये जरूर नहीं है कि एक ही पद व्यक्ति को, उसको ये पद मिले, उसको ये पद मिले। हर कार्यकर्ता के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, तैयार किया जाते, आगे लाया जाता है और उनके राजनीतिक स्वरूप को निखारा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ परंपरा है। और सत्ता और संगठन के रूप में निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि नए युवा कार्यकर्ताओं को आगे लाकर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आरिफ साहब जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए हेमंत जी, राजस्थान के अंदर 41 जिले हैं, तो निश्चित रूप से हर जिले से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकारिणी है तो निश्चित रूप से हर जिले से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन हम बहुत सारे जिले देख रहे हैं जहां से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कुछ ही जिलों के अंदर पूरी की पूरी कार्यकारिणी केंद्रित होकर रह गई है, तो इसके ऊपर भी भाजपा को सोचना चाहिए। बाकी आपके जिलाध्यक्षों पर भी तो जाति को लेकर के सवाल खड़े हुए कि एक वर्ग से इतने सारे बना दिए, बाकी के वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। आपके जिलाध्यक्षों पर भी तो सवाल उठे थे। सर देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी ये वर्ग होते हैं और उसी वर्गों के अनुसार ही बने। आप समझिए, सामान्य भी तो होता है वर्ग। ये ओबीसी, एससी, एसटी सामान्य है ना, तो सामान्य से भी बने, सामान्य से भी बने। ऐसा नहीं है कि सामान्य से नहीं बने, वैसे भी बने हैं, ब्राह्मण भी बने हैं, सब बने हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे सबको साथ देते हैं, हम दावा नहीं करते। हमारी तो संस्कृति शुरू से ही है। हमारे तो पहले जो प्रधानमंत्री थे वही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अलावा आप देखिए पूरी की पूरी जो पहली हमारी जो अभी थी आप कह रहे थे कि बीजेपी ने मंत्रिमंडल में तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व था। तो हम तो कह रहे हैं, आप बताओ, आपने कितने मुख्यमंत्री बना दिए एससी एसटी के? आप तो स्थान देते हो ना सर। जगन्नाथ पहाड़िया एससी के मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, आज तक का रिकॉर्ड है यहाँ पे। और सुनिए, और सभी वर्गों से बने। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक जाति पे या उस पे विश्वास करें। तो यहाँ पर आप ये बात नहीं कह सकते। हमने जगन्नाथ पहाड़िया जी को बनाया था, आप बना दीजिए। आपके अगर इतना ही है तो आप बना दीजिए। महीने क्या होता है, ये तो इतिहास बनता है ना। आप इतिहास बनता है। वो जगदम्बिका पाल कुछ घंटों के लिए बना था, वो भी इतिहास है। वो डुमरियागंज से सांसद है, आजकल भाजपा में। तो ये तो इतिहास बनता है। इसलिए जो भी बनता है ना, वो इतिहास ही बनाता है। तो आप बनाइए ना। आपको कह रहे हैं हम, आप एससी का बनाइए, आप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बनाइए, आप बनाइए तो सही ना, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन एससी एसटी का वोट चाहते हैं, आपको बनाना नहीं है। आपको सिर्फ इन चंद जातियों से ही पद देने होते हैं। इसलिए आपके पास में कोई तथ्य नहीं है और न ही आपका कोई इतना ऐसा अतीत है कि अच्छा सिर्फ इतिहास बना। आरिफ साहब, ये तो गजब बात कह दी आपने। इतिहास बनाने के लिए आप इन जातियों को बनाते हैं सिर्फ? नहीं, मैंने क्या कहा, पिछली गवर्नमेंट पूर्णकालिक वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने कितने दिन तक बनाया जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री राजस्थान का, ये भी बताइए ना। इस गवर्नमेंट में बताइए। आप उनके नाम पर ये तो कह देते हैं। 4 एससी के कैबिनेट मंत्री थे। मैं कह रहा हूं ना आपको, इस गवर्नमेंट में 4 कैबिनेट मंत्री। ये भी बता दीजिए कितने दिनों तक बने जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री? सर वो 2 साल के लिए बने हैं? उसके बाद में वो हट 13 महीने 13 महीने 8 दिन। उन्होंने क्या एआईसीसी के
अब बताइए, आप उनको पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के नाम ले लेकर के कब तक पूरी राज्यपाल हो रहे, ये महामंत्री कांग्रेस हो की रहे, परंपरा केंद्रीय ठीक है। मंत्री हो रहे, आप स्पीकर की राजनीति करते अरे उनको हो, कितना आप कुछ वोटों के यूज आप के लिए बता दीजिए मुख्यमंत्री ना, बनाते आपने हो, राजस्थान मंत्री के बनाते कितने हो, लोगों को हटाते हो। दिया है? चलिए, मैं मित्र साहब अब कंपैरिजन करते हैं दोनों का। कांग्रेस बीजेपी, ये जो नई टीम है वो कितनी मजबूत है, और कांग्रेस के साथ इसका अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें। देखिए हेमंत, मैं तो पहले भी कह चुका कि लोकतंत्र के अंदर क्या नाम से विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, और कांग्रेस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से 50 में से 45 अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कांग्रेस ने इस बात का दावा भी किया है कि जो बूथ लेवल पर जाके 52,000 का नाम से बूथ अध्यक्ष की उन्होंने नियुक्ति भी की है। तो अब चूंकि राजस्थान के अंदर एक साथ ही पंचायत राज और निकाय के चुनाव होने हैं, सबसे पहली परीक्षा पंचायत राज और निकाय के चुनाव के सामने होगी। तो देखना होगा कि जो संगठन दोनों बने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, इसकी जो उसकी परीक्षा है। देखिए, पंचायतों में तो सिंबल होता नहीं है, तो इतना ज्यादा पता चलेगा नहीं। मेरा मानना यह है कि पंचायतों में तो किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता, लेकिन निकाय के चुनाव को लेकर के जरूर ये बातें सामने आएगी, किसने कितने अपने बनाए। जी नहीं हेमंत, जिला परिषद में और पंचायत समिति में, और पंचायत समिति में दोनों में सिंबल होता है, हाँ, सरपंच में नहीं होता। नहीं पंचायत सरपंच और वार्ड पंच की बात कर रहा हूँ मैं। पंचायत में तो सिंबल होता नहीं है। जी हाँ, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं और जो प्रधान होते हैं और जो जिला प्रमुख होते हैं, वो सिंबल हाँ, उनके आधार पर आप कह रहे हैं कि परीक्षा होगी। लेकिन मैं जी राकेश गोयल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी इस बात को लेकर के कि आखिरकार जब आप कह रहे हैं इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा देखने को, तो अगर कांग्रेस बीजेपी के लिहाज से अगर आप इसे देखें तो ये टीम आपको कितनी मजबूत दिखाई दे रही है। जैसे अभी आर्य साहब सवाल उठा रहे थे कि प्रतिनिधित्व को लेकर के या क्षेत्रीय अगर हम प्रतिनिधित्व को लेकर के बात करें। देखिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात करें तो कहीं ना कहीं ये तो दिखता है कि कुछ एरिया को ज्यादा मौका दिया गया। जयपुर से जैसे काफी ज्यादा लोगों को मौका दिया गया है या उनको प्रदर्शित किया गया है, पर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे त्रुटि ये नजर आती है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी कुछ ना कुछ ऐसा मौका देना चाहिए था। किसी ना किसी को मुस्लिम समाज का ऐसा चेहरा भाजपा को छोटी टिप्पणी वो कहने कि मुस्लिम समाज को दरकिनार किया गया। क्षेत्र के हिसाब से भी सवाल उठे शैलेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी बिल्कुल। और एक और मैं जाते जाते चाहूंगा कि आप इतना जरूर बता दें कि जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, आगामी क्या जो मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही है उसमें से उनके नाम अब माने जाएं कि इसमें से नहीं होंगे कोई। देखिए हेमंत जी, जहां तक जिस वर्ग की बात राकेश जी कर रहे हैं, हमारे यहाँ कभी ये मैंने पहले भी कहा था, ये नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय या संपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय, हम केवल मुस्लिम की बात क्यों करें, संपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय में बौद्ध, पारसी सभी लोग आते हैं। एक अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है जिसमें विशिष्ट रूप से जिला स्तर, मंडल स्तर, राष्ट्रीय स्तर सबके नियुक्ति में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की होती है और उनको सभी पद दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी एक वर्ग के लिए ये कहना कि इनकी प्रतिनिधित्व नहीं है। जहां तक बात की आपने मंत्रिमंडल विस्तार की, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसको जगह इनमें से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के नई टीम सबके सामने है, विश्लेषण भी लगातार अब होते रहेंगे, लेकिन सही मायनों में नई टीम की परीक्षा आने वाले दिनों में होगी कि कितनी मजबूत है और कितनी चुनौती कांग्रेस के सामने पेश कर पाती है।